हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो है हमने स्टेबिलिटी एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया था बेंजीन में। उसके बाद जो है हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, राइट। थर्ड पॉइंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल लेंगे पहले यहाँ पे। ओके, ये हमारी बेंजीन है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो 6 कार्बन होते हैं यहाँ पे, ऑल 6 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, यहाँ पे हम कहेंगे ऑल 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और जब ये हम कहते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से है। ओके, तो कार्बन का जैसे कि पता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो होता है 1s2 2s2 और 2p4। ओके, बाह्यतम कोश लेते हैं हम, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको लेके हम इस तरीके से, आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं यहाँ पे। ये है हमारा 2px 2py और ये 2pz। पहले भी हमें ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, जब हमने इंटरमीडिएट्स वगैरह पढ़े थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि ये किस तरह से होता है। तो जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट में तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं, है ना। ओके, नो, ये यहाँ पे 2 होगा, 6 ही होता है ना, ठीक है। तो ये 2 + 2 + 2 6 हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो 2s2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, और यहाँ पे 2p2 है तो हमारे पास p ऑर्बिटल तो कितने हैं, 3 है, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ही है तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में फिल कर दिए। तो ग्राउंड स्टेट में तो ये कंडीशन होती है कार्बन की। ओके, पर जब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं हम, क्योंकि हमें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, और हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो हमें एक्साइटेशन भी देखना होगा बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2s, ये 2px 2py और ये 2pz। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके किधर जाता है, एक्साइट होके 2pz में चला जाता है। तो ये होता है 2s और ये z में चला गया, तो ये होती है एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब जो है इसमें हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, किसका, ये 2s 2px 2py का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ये ऑर्बिटल सारे आपके हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये एटम सारे हाइब्रिडाइज हो गए, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए। और ये किस तरह से हाइब्रिडाइज हुए, देखो, ये एक s और 2 p ऑर्बिटल मिले हैं और हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और ये ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं या फिर नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग, ठीक है, पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा याद रखना कि पाई बॉन्डिंग उन्हीं ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट से होंगी जो हाइब्रिडाइज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि चलो भैया देखो, हमारे पास जो है एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और एक नॉन हाइब्रिडाइज या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, राइट। तो यहाँ पे जब बेंजीन की हम बात करते हैं तो ये बेंजीन के पास जैसे कि ये 6 कार्बन है ना, ये 6 कार्बन है, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है।
ओके, तो ये एक कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करता है, ये ओवरलैप करता है दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। जैसे कि ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके बता रही हूँ, फिर डायग्राम बनाने थोड़ा प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत आएगी। ये क्या होता है, ये देखो इस तरह से होता है। ये कार्बन पे जो है, एक तो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसका, और दूसरे का जो है ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये है दूसरे का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, राइट, ये रहा। दोनों ओवरलैप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे ये एक और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, इस पे भी एक और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और जो लास्ट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे कितने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है आपके पास, 3 sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है आपके पास, 3 है। तो एक तो क्या करेगा, एक तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, अगर इसको मैं कंसिडर करूँ तो एक sp2 हाइब्रिडाइज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा अगर इसको कंसिडर करूँ तो, और एक sp2 हाइब्रिडाइज जो है आगे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अगर इसको मान लूँ यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, तो ये हाइड्रोजन का क्या है, ये बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का, ये आपका हाइड्रोजन उसका s ऑर्बिटल, ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो हमारे काम में आ गए। दो तो अपने आगे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक जो है अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ तो यूज में आ गए। अब जो है फाइनली हमारे पास क्या बचा है, एक और जो है ऑर्बिटल बचा है, जो कि क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये वाला। ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे कार्बन पे एज इट इज रहता है। इसी तरीके से हमें पता है कि हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके, आपको डायग्राम क्लियर करते हैं। यहाँ पे बॉन्डिंग आपको क्लियर में समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। अभी आपको मैं डायग्राम से क्लियर करती हूँ। देखो, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं हमारे, ये आपको समझ में आ गए हैं। ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया है, ये आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब सिंपल सा आप डायग्राम बनाते हैं हम। ये कार्बन, कार्बन लिखते नहीं है, ठीक है, कार्बन हम नहीं लिखते ताकि ये इजी रहे हमारे लिए। ये समझने के लिए इजी रहे हमारे पास, ठीक है। हमने हाइड्रोजन भी नहीं लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को भी नहीं लिखा है, ये अंडरस्टूड है कि है। ओके, अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल में हमें इसको शो करना चाहे तो ये किस तरह से होगा देखते हैं। ये होगा यहाँ पे ये p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज बचा है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल इस कार्बन का, ये p ऑर्बिटल इस कार्बन का, ये p ऑर्बिटल इस कार्बन का, और इस कार्बन का p ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं हम, अब हम यहाँ पे अगर कर दे नंबरिंग, अब क्या करते हैं हम नंबरिंग, तो अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर कहीं से भी लगाओ, जैसे हमने पहले भी बोला कहीं से भी लगाओ नंबरिंग, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5th नंबर कार्बन, और ये हो गया हमारा 6th नंबर कार्बन, ठीक है। अब ये जो हो गया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। मैंने कहा था ये क्या करता है, ये ओवरलैप होगा ना, ये कैसा ओवरलैप होगा, कोलेटरल ओवरलैप, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। समपार्श्विक अतिव्यापन, हिंदी में कहे समपार्श्विक अतिव्यापन से हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कोलेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ इसके बीच में, यहाँ इसके बीच में, ठीक है, 1 2 के बीच में हो जाएगी, 5 6 के बीच में हो जाएगी, और ये 3 4 के बीच में भी हो जाएगी, इस तरह से।
क्लियर है इतना? ओके, चलो एक तो हो गई ये। पर एक्चुअल में जो है हमें पता है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तो फिर आपको एक और स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जिस तरीके से इस फर्स्ट नंबर कार्बन ने 2 नंबर कार्बन के साथ ओवरलैप किया है, बिल्कुल उसी तरीके से ये फर्स्ट नंबर कार्बन जो है वो 6 नंबर कार्बन के साथ भी ओवरलैप इजीली कर सकता है। क्या कर सकता है? इजीली यहाँ पे ओवरलैप ये कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग कर दूँ इसकी, वैसे की वैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर, और ये हो गया 6 नंबर। ओवरलैप करा दूँ, ये 1 और 6 ओवरलैप कर गया, ये यहाँ पे 5 और 4 ओवरलैप कर गया, और ये यहाँ पे 2 और 3 ओवरलैप कर गया। क्लियर है ना इतना? तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो 1 नंबर कार्बन है वो वैसे ही ओवरलैप कर सकता है जैसे वो 1 नंबर कार्बन 6 नंबर कार्बन के साथ बिल्कुल वैसा ही ओवरलैप कर सकता है जैसा कि वह 2 नंबर कार्बन के साथ करता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये जो 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है या फिर जो इसकी लेंथ है, वो 1 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन के जो बीच का डिस्टेंस है या जो लेंथ है उसके बराबर है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओवरलैपिंग भी तो सेम नहीं होगी। ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी? ठीक है, अगर ये बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो रही है इन दोनों कार्बन के बीच, और यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो ओवरलैपिंग जो है बहुत शॉर्ट होगी या फिर नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा छोटा है अगर, तो ओवरलैपिंग 1-2 के कंपैरिजन में बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। पर हम यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसी ओवरलैपिंग 1-2 के बीच में हुई वैसी की वैसी ओवरलैपिंग 1-6 के बीच में भी हुई, बिल्कुल वैसी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकल जाता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है सारी की सारी, ठीक है, ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है। ये जो सिग्मा बॉन्ड की ये जो लेंथ है वो क्या है, इसमें सेम है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग देखो सेम हो रही है, राइट। तो ये बात हुई कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आप पता कर सकते हैं कि जो ये बॉन्ड्स हैं इनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल ही सेम होती है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये आपको बताया कि देखो ये ओवरलैपिंग एक तरह की है, ये ओवरलैपिंग एक तरह की है, पर एक्चुअल में दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे है, हमें पता है कि यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो पहले यहाँ थे अब वो यहाँ आ गए, ठीक है। पहले कहाँ थे? यहाँ थे ना, यहाँ थे, अब वो यहाँ आ गए। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ना ये बेंजीन रिंग में घूम रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे बताएंगे आपको डायग्राम से कि एक्चुअल में इन पाई बॉन्ड्स का जो है वो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इन पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि आप इस डीलोकलाइजेशन को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये आपके p ऑर्बिटल 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 6 का, सॉरी 5 का, और ये 6 का। ओके, तो अगर आपको ओवरलैपिंग शो करनी है, ओवरलैपिंग नहीं, अगर आपको डीलोकलाइजेशन शो करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि पाई ऑर्बिटल जो है वो 6 के 6 कार्बन पे जो है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके से। तो ये तरीका होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑर्बिटल व्यू ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन का ये ऑर्बिटल व्यू है। ओके, अब ये क्योंकि डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, इस पे इलेक्ट्रॉन अभ्र की तरह भी शो करते हैं।
ये क्या होता है आपकी, ये आपकी बेंजीन की सिंपल सी रिंग होती है, जो कि क्या होती है, प्लेन में होती है, प्लेनर रिंग होती है। तो इसके अबव और इसके बिलो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वापस से बनाती हूँ मैं एक बार इसको, ये इस तरीके से। गलती हो गई यहाँ पे। ओके, थोड़ा ठीक से बन जाए। फाइन, इसको ना मैं अभी थोड़ा सा ऑर्बिटल व्यू करके बताती हूँ ताकि बनाने में मुझे इजी रहे। फाइन, ये इस तरीके से। ओके, अब मुझे क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन अब्र बनाना है। तो ये इसके मैंने कहा जैसा कि अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन बन जाता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन अब्र, अबव द प्लेन हुआ, ठीक है। और ये बन जाता है आपके बिलो द प्लेन। ओके, ये बहुत ही गंदा सा डायग्राम बना है, पर आप समझ लेना कि ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ डायग्राम से। ये 3D डायग्राम है। ओके, ये जो बीच में ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ये आपका प्लेन में है, और ये जो रेड वाला दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि जो ये प्लेन है ब्लैक वाला, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ये ब्लैक है इसके नीचे जो है पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है। ये ब्लैक लाइन ये प्लेन में है, और इसके नीचे ग्रीन वाला बिलो द प्लेन वाला क्लाउड है, और इसके ऊपर जो रेड वाला है ये अबव द प्लेन वाला क्लाउड है। क्लियर, तो इस तरह से जो है बेंजीन रिंग पे क्लाउड बना हुआ रहता है। क्लियर है इतना? ओके, चलो अब यहाँ पे फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ओके, ये सिग्मा बॉन्ड्स जो बने हैं, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम की, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। और ये जो यहाँ पे लेंथ होती है CH बॉन्ड की, वो कितनी होती है, 1.10 एंगस्ट्रॉम की। ओके, तो ये CC बॉन्ड ये है 1.39 एंगस्ट्रॉम का, और ये जो CH बॉन्ड है ये है 1.10 एंगस्ट्रॉम का। क्लियर, तो ये था पूरा का पूरा आपका बेंजीन जो रिंग है या फिर जो बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरव्यू, ठीक है। बेंजीन की स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरव्यू यहाँ से। ओके, आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट जो मैंने समझाया वो समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये सब कुछ हुआ क्या है। ओके, समझ में आ गया तो बस आप कुछ भी लिख लोगे, आपको फैक्ट्स पता है, लिखना लैंग्वेज वगैरह आप इजीली कर सकते हो, राइट। अगर नहीं समझ में आया है, रट्टा लगा रहे हो, तो भूल भी सकते हो आराम से, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। चलो, लास्ट पॉइंट जो है इसका, फोर्थ पॉइंट, वैसे उसको कुछ बताने का सेंस नहीं है, पर अब लिखा हुआ है तो जान लो। लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ
बेंजीन स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। ओके, ये करते हैं। यानी कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है आप उसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो कोई बताने की बात नहीं है इतना पढ़ने के बाद, तो है ना, फिर भी देख लेते हैं। एन राइट, तो ये था रिप्रेजेंटेशन के किस किस तरह से आप बेंजीन को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।